भारत में एक और फिल्म पर बवाल शुरू हो गया है। फिल्म का नाम है अजमेर 92। दावा है कि सच्ची घटना पर आधारित यह मूवी अजमेर में हुए स्कैंडल पर बनी है। एक ऐसा स्कैंडल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, को लेकर देश भर में प्रतिक्रिया हो रही है। वहीं दूसरी ओर देश के सूफियों के सबसे बड़े संगठन सूफी खान का एसोसिएशन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार को जुमे में खिताब के दौरान खान का फैजिया मजीदिया कानपुर से सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि हालिया दिनों में देश में विभिन्न मुद्दों पर माहौल को गरमाया जा रहा है। अजमेर 92 फिल्म जो आने वाले दिनों में रिलीज़ होने वाली है, फिल्म के तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अभी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन अगर फिल्म में किसी लाभ के लिए तथ्यों के विपरीत अथवा किसी समुदाय विशेष, सूफी परंपरा, सूफी बुजुर्गों को अपमानित करने वाला कोई कथन या अंश होगा तो सूफी खान का एसोसिएशन उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेगा। इसी सियासी मकसद और फायदे के लिए, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, हिंदू और मुसलमानों में तनाज़ा करने के लिए अगर उसका इस्तेमाल किया गया है और उसमें कोई भी ऐसा हिस्सा जिसमें हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार आलिया की या किसी भी तरह से बुजुर्गान दीन की कोई तौहीन की गई है तो हम उसकी मुखालफत करेंगे और इस हद तक मुखालफत करेंगे कि हम अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के जरिए हम सड़कों पर उतर कर इसकी मुखालफत करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम धरना करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। हम गलत को गलत कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर उस गलती में अगर हमारे किसी हम मनसब का, हम मसलक का या हमारे हम मजहब का नाम है तो हम उसकी मुखालफत करना शुरू करें। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हम यजीद के पैरोकार नहीं है। हम यजीदी फिक्र की, यजीदी सोच की कल भी मजम्मत करते थे, आज भी मजम्मत करते हैं। बच्चियों के साथ इस तरीके का गलत काम करना, वहाँ वो एक के साथ हो, दो के साथ हो, तीन के साथ हो, 100 के साथ हो या 250 के साथ हो, किसी भी तादाद में हो, वो जुल्म है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और उसके हक़ाइक़ को अगर बयान करने वाली कोई चीज़ है जिसमें हमारे किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं हो रही है, हमारे किसी मुक़द्दस मकाम की तौहीन नहीं हो रही है, तो अगर वो हक़ाइक़ को बयान करने वाली है तो उसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है। लेकिन उसकी बिना पर अगर मुल्क में तशद्दुद को फैलाया जाएगा, मुल्क में फितना और फसाद को फैलाया जाएगा तो सूफी खान का एसोसिएशन सड़कों पर उतर करके उसके खिलाफ भी संघर्ष करेगा जो इस तरीके की साजिशें कर रहा है, और हम उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे जो ऐसी साजिशों के आलाकार बन करके और मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं। IMDb ने इस फिल्म को लेकर 2 तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में फिल्म के पोस्टर के साथ काफ़ी कुछ लिखा भी गया है। फिल्म अजमेर 92 अगले महीने 14 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह की इस फिल्म में करण शर्मा, सुमित सिंह, राजेश शर्मा, ईशान शर्मा, अनूप गौतम, मनोज जोशी, शाहनवाज खान, सयाजी शिंदे जैसे कई कलाकार हैं। इस फिल्म में आदित्य पंचोली की वाइफ जरीना वहाब भी नजर आने वाली हैं। जारी की गई तस्वीरों पर लिखे टेक्स्ट कुछ इस तरह है। बात 1992 की है। अजमेर दरगाह के खादिम फारूक चिश्ती को 100 लड़कियों से रेप का दोषी पाया गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अजमेर रेप केस में 300 लड़कियों को अपना शिकार बनाया गया था। इस घटना को भारत का सबसे बड़ा रेप कांड कहा जाता है, जिसे अजमेर रेप केस और अजमेर ब्लैकमेल कांड के नाम से भी जाना जाता है। 2004 में सामने आए दिल्ली पब्लिक स्कूल के MMS कांड से बहुत पहले हुआ यह कांड कई सारी युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार और वीडियो रिकॉर्डिंग तथा तस्वीरों के जरिए उन्हें अपने आप को उनके हवाले करने और चुप्पी साधे रखने के लिए ब्लैकमेल करने का मामला था। अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल का मामला राजनीतिक संरक्षण, धार्मिक पहुंच, दंडभाव से मुक्ति और छोटे शहर के ग्लैमर के जहरीले मिश्रण से उपजा एक मामला था, और अगर इस शहर का एक निडर क्राइम रिपोर्टर सामने नहीं आया होता तो यह कभी भी अदालतों तक नहीं पहुंचता। अजमेर में हर कोई जानता था कि आरोपी कौन है। वे थे मशहूर चिश्ती जोड़ी फारूक और नफीस। इन लोगों ने स्कूल जाने वाली कई सारी युवतियों को महीनों तक धमकियों और ब्लैकमेल के जाल में फंसाया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। एक फ़ोटो कलर लैब ने इन महिलाओं की नग्न तस्वीरें छापी और उन्हें वितरित करने में मदद की। जब ये सारी खबरें सामने आई तो अजमेर में धार्मिक तनाव बढ़ गया और पूरा शहर बंद भी हो गया, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते थे कि ये महिलाएं कौन थी और उनके मामले के सार्वजनिक बहस के बाद वे कहां गायब हो गईं।
स्थानीय मीडिया ने इन युवतियों को IAS IPS की बेटियां कहा, लेकिन वे सिर्फ कुलीन घरों से ही नहीं थी। इनमें से कई सरकारी कर्मचारियों के मामूली मध्यम वर्गीय परिवारों से आती थीं, जिनमें से कई इस सारे हो हंगामे के मद्देनज़र अजमेर छोड़ के चले गए। न्यूज़ डेस्क द प्रिंट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 1992 में मुकदमा शुरू होने के बाद से पुलिस ने 6 आरोप पत्र दायर किए हैं, जिनमें 18 आरोपियों और 145 से अधिक गवाहों का नाम है। यह मामला राजस्थान में 12 सरकारी अभियोजकों, 30 से अधिक SHO, दर्जनों SP, DIG, DGP और 5 बार सरकार में बदलाव तक फैला हुआ है। अजमेर पुलिस को हमेशा से संदेह था कि इस मामले में 100 से अधिक किशोरियों का शोषण किया गया था, लेकिन प्राथमिक जांच के दौरान केवल 17 पीड़िताओं ने ही अपने बयान दर्ज किए। इनमें से भी अधिकांश अंततः अपनी बात से पलट गईं। यह मामला जिला अदालत से राजस्थान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला अत्याचार न्यायालय में घूमते हुए और फिलहाल अजमेर की पॉक्सो अदालत में है। आदमियों का एक गैंग अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउसों पर बुला बुला कर रेप करता रहा और घर वालों को भनक तक नहीं लगी। रेप की गई लड़कियों में IAS IPS की बेटियां भी थी। ये सब किया गया अश्लील फोटो खींचकर। पहले एक लड़की, फिर दूसरी और ऐसे करके 100 से ऊपर लड़कियों के साथ हुई ये हरकत। ये लड़कियां किसी गरीब या मिडिल क्लास बेबस घरों से नहीं, बल्कि अजमेर के जाने माने घरों से आने वाली बच्चियां थीं। सोफिया अजमेर के जाने माने प्राइवेट स्कूलों में से एक है। फारूक चिश्ती नाम के आदमी ने पहले सोफिया स्कूल की एक लड़की को फंसाया, लड़की की अश्लील फ़ोटो खींच ली। बाद में इस फ़ोटो के ज़रिए ब्लैकमेल करके और लड़कियां बुलाई गईं। डर कर लड़की अपनी दोस्तों को भी फार्म हाउस ले जाने लगी। उसकी दोस्त अपनी और दोस्तों को एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे करके एक ही स्कूल की करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ। घर वालों की नज़रों के सामने से ये लड़कियां फार्म हाउसों पर जाती। कहते हैं कि बाकायदा गाड़ियां लेने आती थी और घरों पर छोड़कर भी जाती। लड़कियों की रेप के वक्त फ़ोटोज़ भी खींच ली जाती, फिर डरा धमका कर और लड़कियों को बुलाया जाता। ये भी कहा जाता कि स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता, सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। तीनों ही यूथ कांग्रेस के लीडर थे। फारूक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर था। रेप की शिकार लड़कियां ज़्यादातर हिंदू परिवारों से थीं। अधिकारियों को लगा कि केस का खुलासा होने से इसे हिंदू मुस्लिम नाम देकर दंगे हो सकते हैं। आगे चलकर ब्लैकमेलिंग में और भी लोग जुड़ते गए। आखिर में कुल 18 ब्लैकमेलर्स हो गए। इन लोगों में लैब के मालिक के साथ साथ नेगेटिव से फ़ोटोज़ डेवलप करने वाला टेक्नीशियन भी शामिल था। इंडिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में आने वाले इस केस ने बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज की आग को हवा दी। जो भी लड़ने के लिए आगे आता उसे धमका कर बैठा दिया जाता। इंडिया प्रेस ने यह दावा भी किया कि इस केस में उन्हीं लोगों को पकड़ा गया जिनका बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं था। कहा गया कि सिर्फ कांग्रेसी लोगों को ही टारगेट बनाया गया है। एनजीओ ने जब केस के लिए लड़ाई शुरू की तो जान से मारने की धमकी की वजह से एक्टिविस्ट ने हाथ पीछे खींच लिए। कहते हैं कम्युनिस्ट वकील पराशर शर्मा को भी केस बंद करने की धमकियां मिली। लड़कियों के घर वालों ने तो सामने आने से ही मना कर दिया था। जिन लड़कियों की फ़ोटोज़ खींची गई थी उनमें से कईयों ने सुसाइड कर लिया। एक ही साथ 6-7 लड़कियां मर गईं। न सोसाइटी आगे आ रही थी, ना उनके परिवार वाले। डिप्रेस्ड होकर इन लड़कियों ने यह कदम उठाया। एक ही स्कूल की लड़कियों का एक साथ सुसाइड करना अजीब सा था। ये बात आगे चलकर केस को एक्सपोज करने में मददगार रही। पुलिस और महिला संगठनों की कोशिशों के बावजूद लड़कियों के परिवार आगे नहीं आ रहे थे। इस गैंग में शामिल लोगों के नेताओं से कनेक्शन की वजह से लोगों ने मुंह नहीं खोला। बाद में किसी एनजीओ ने पड़ताल की। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए 30 लड़कियों की शक्लें पहचानी गईं। इनसे जाकर बात की गई, केस फाइल करने को कहा गया, लेकिन सोसाइटी में बदनामी के नाम से बहुत परिवारों ने मना कर दिया। 12 लड़कियां ही केस फाइल करने को तैयार हुई। बाद में धमकियां मिलने से 10 लड़कियां भी पीछे हट गईं। बाकी बची 2 लड़कियों ने ही केस आगे बढ़ाया। इन लड़कियों ने 16 आदमियों को पहचाना। 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। 1992 में पूरे स्कैंडल का भांडा फूटा। लड़कियों से आरोपियों की पहचान करवाने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1994 में आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम नाम के आदमी ने बेल पर छूटने के बाद सुसाइड कर ली। केस का पहला जजमेंट 6 साल बाद आया। अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई।
इसी बीच फारूक चिश्ती ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया, जिसकी वजह से उसकी ट्रायल पेंडिंग हो गई। बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 4 आरोपियों की सज़ा कम करते हुए उन्हें 10 साल की जेल भेज दिया। कहा गया कि 10 साल जेल की सज़ा ही काफ़ी है। सज़ा कम होने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में इस 10 साल की सज़ा के खिलाफ अपील लगा दी। इसके साथ ही जेल में बंद 4 आरोपियों ने 10 साल की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट और आरोपियों दोनों की फाइल्स को खारिज कर दिया। एक और आरोपी सलीम नफीस को 19 साल बाद 2012 में पकड़ा गया, वो भी बेल पर छूट कर आ गया। बेल पर आने के बाद से उसके बारे में कोई खबर नहीं है। उसके बाद से इस केस के बारे में कोई खबर नहीं है कि क्या हुआ, उन रेपिस्ट का सलीम कहाँ है, फारूक की दिमागी हालत ठीक हुई कि नहीं। डर्टी पिक्चर नाम की एक किताब है जिसे लिखा है अनुराधा मारवा ने। अनुराधा ने पूरे केस की स्टडी के बाद यह बुक लिखी है। किताब की थीम है अजमेर रेप केस की स्टोरी। किताब रियलिटी और इमेजिनेशन का मिक्सचर है। स्टोरी एक एम्बिशियस लड़की की है जो कुछ पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में आ जाती है। आगे कहानी में अजमेर रेप केस की कड़ियाँ ऐड की गई हैं। इस घटना पर आधारित अजमेर 92 फिल्म भी बताई जा रही है। अब इसमें क्या नया जोड़ा घटाया गया है वो तो फिल्म के रिलीज़ होने के बाद ही सामने आएगा। कानपुर में नफीस अहमद के साथ मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।